नमस्कार। मैं आजाद जमवाल आज संवाद का ये कार्यक्रम लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो रिसेंट कुछ यहाँ पे चेंजेस हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो उस पे हमने एक पिछले दिनों प्रोग्राम किया था जिसका नाम था एलजी's क्रूसेड इन जे-एंड-के, रिटोरिक और रियलिटी। तो उस प्रोग्राम के बाद यहाँ से एक बहुत ही महान हस्ती जो हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की थी और जिनको हमारे एलजी साहब ने एक बहुत ही प्राइम पोस्टिंग दी थी, उनके ऊपर सीबीआई की रेड होने के बाद, तो उनको एमएचए ने यहाँ से एगमट को पहली बार लागू करते हुए मिजोरम में भेज दिया। तो उस प्रोग्राम में हमारे साथ थे शेख शकील अहमद और राजन गांधी जी। तो आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ शेख शकील अहमद और राजन गांधी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेख शकील अहमद जो हैं वो एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में और पिल अधिवक्ता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी पीएल्स हाई कोर्ट में यहाँ पे अपने करियर के स्टार्ट से, जिसको हम कहेंगे रेप ऑफ द रॉक्स, उनकी सबसे मशहूर पीएल रही, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को पेंट से मुक्त किया गया। तो वो लगातार लगे रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो करप्शन है, जो नेपोटिज्म है, जो रेड टेपिज्म है, उसके खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहती है। और आज दोबारा से वो हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ हैं राजन गांधी जी, कॉलमनिस्ट हैं। डेली एक्सटेंशन में आप अक्सर इनके कॉलम पढ़ते रहते होंगे और ये भी जम्मू की डेवलपमेंट, जम्मू की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं। आज भी उनका जम्मू टीवी स्टेशन पे एक आर्टिकल डेली एक्सटेंशन में छपा है और जम्मू के विभिन्न इलाकों में घूम घूम के वहां की फोटो डाल डाल के एडमिनिस्ट्रेशन को जगाते रहते हैं। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये उसी अर्ली जो हमने प्रोग्राम किया था एलजी मनोज सिन्हा क्रूसेड इन जम्मू एंड कश्मीर, रियलिटी और रिटोरिक, तो ये उसी की दूसरी कड़ी है। तो इसमें सबसे पहले मैं शेख शकील साहब से पूछना चाहूंगा कि शेख शकील साहब, आपने एक आरटीआई लगाई थी और हमारे एक बहुत दूसरी बड़ी महान हस्ती हैं जो डीसी कठुआ रहे, वहां पे शायद कामयाब नहीं हो पाए, उसके बाद जम्मू म्यूनसिपैलिटी में भी कुछ देर के लिए आए और उसके बाद डीसी जम्मू भी रहे कुछ ही देर के लिए और फिर उनको एक और बड़ी पोस्ट दी गई, सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। एलजी साहब ने समझा कि सबसे काबिल आदमी यही है, तो इसको बिल्कुल मैं अपने नेक्स्ट पोस्ट पे रखूंगा। और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जो शायद वैष्णो देवी के इतिहास में कभी नहीं हुई। वहां पे 12 पिलग्रिम्स जो है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दिन और रात के बीच में वहां पे मारे गए। तो शेख शकील साहब ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट, एक इंक्वायरी वहां पे इंस्टीट्यूट की गई थी, जिसमें एलजी साहब ने कहा कि 7 दिन के अंदर इसका जवाब आए। तो शेख शकील साहब ने एक आरटीआई लगाई थी। मैं चाहूंगा कि वो अपने आरटीआई के कंटेंट भी पढ़ के लोगों को सुनाए और जो जीएडी से जवाब आया वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद भाई आपका, और मैं हार्दिक अभिनंदन राजन गांधी जी का भी करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2021 की रात, और जो कि 1 जनवरी 2022 भी शुरू हो चुका था, और आपको मालूम है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट माता वैष्णो देवी जी के भवन में जो हुआ, जो भगदड़ मची वहां पे, जिससे हमारे 12 पिलग्रिम्स जो हैं वो उस स्टैम्पीड में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों लोग जो हैं आजाद जी जख्मी हुए। आपको मालूम है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस टाइम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थे वो श्री रमेश कुमार जी, जो कि आईएएस ऑफिसर। दूसरे ही दिन 1 जनवरी 2022 को सुबह उठते ही गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि 3 मेंबरी एक इंक्वायरी पैनल का गठन किया गया है, और उस पैनल को हेड किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस वक्त शालीन काबरा जी थे, एडीजीपी जम्मू जोन श्री मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी। ये 3 मेंबरी पैनल बना और बाकायदा
जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकला जीएडी से, मैं उसका नाम लूंगा। यह है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 01 JK GAD of 2022 dated 1st of January 2022। आजाद जी, इसमें लिखा गया कि 7 दिन के अंदर ये जो पैनल जिसका गठन किया गया है, ये 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और 7 दिनों में इनको जो टास्क दिया गया था वो यही था कि इनको आइडेंटिफाई करने थे लैप्सेस और वो ऑफिसर्स, वो मुलाजिम जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से माता के दरबार में 12 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। और दूसरी बात, इनको एसओपी सजेस्ट करने थे कि दोबारा इस किस्म का कोई वाकया जो है वो इस किस्म की होली प्लेस पे ना। आजाद जी, आप जानते हैं आज मुझे लगता है कि 22 मई हो चुकी है और तकरीबन 5 महीने हो चुके। कहां 1 जनवरी 2022 और कहां आज 22 मई। लेकिन वो जो 3 मेंबरी पैनल जिसका गठन किया गया था, वो रिपोर्ट जो है इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। मैं आपको बता दूं, कम से कम भी 5 या 6 दफा 10-10 दिन के बाद मैंने अपने वीडियो इंटरव्यूज, मैसेजेस एलजी साहब को रिक्वेस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको मजेदार बात बता दूं कि मैंने 7 अप्रैल 2022 को जो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी हैं, जिन्होंने वो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था गवर्नर साहब के आदेश के ऊपर, उनको मैंने एक आरटीआई भेजी जिसमें मेरा यही क्वेश्चन था, काइंडली प्रोवाइड द एप्लीकांट ए कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट फॉर विच 3 members committee was constituted by government order number 01 JK GAD of 2022 dated 1st of January 2022 to look into the incident and ascertain the reasons behind the tragic incident at Shri Mata Vaishno Devi Ji Shrine in Katra on 1st of January 2022. Also apprise the applicant the action initiated on receipt of the inquiry report by the government of J&K or the competent authority, and also inform the applicant the date on which the inquiry report was received by the GAD from the aforementioned committee constituted on 1st of January 2022. ये आरटीआई एप्लीकेशन आजाद जी मैंने 7 अप्रैल 2022 को भेजी और ये कोई 2 या 3 दिन पहले मुझे जवाब आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और इस जवाब के ऊपर जो डेट है वो है 18 मई 2022। इसको भेजा है, इनका नाम है सुहेब मोहम्मद नाइकू, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिखा गया है। और ये मुझे जवाब भेजते हैं, kindly refer your RTI application dated 7th of April 2022 received by the undersigned from Public Information Officer, General Administration Department, AIS section, wide OM number so and so dated 4th of May 2022। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे सुनिएगा। In this connection, it is to inform you that no such inquiry report has been received administration department। तो जम्मू कश्मीर की सरकार का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं मदर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था 1 जनवरी 2022 को एलजी मनोज सिन्हा के आदेश के ऊपर के 7 दिन के अंदर ये जो 3 मेंबरी पैनल जिसको हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वो 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। तो 18 मई की ये चिट्ठी जो मुझे आरटीआई के तहत जीएडी ने सबमिट की है, आजाद जी आपके सामने जो मैंने पढ़ के बताई, जिसको मैंने फेसबुक पे भी लिखा और शेयर किया पूरे देश की जनता के साथ, कि ऐसी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो 18 मई तक जीएडी में नहीं पहुंची है। तो आप मुझे बताइए आजाद भाई, आप भी बहुत जिम्मेदार शहरी हैं, पत्रकार है,
एक विजिलेंट सिटीजन हैं। ये अगर आपको इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर ही नहीं करनी है तो आप इस किस्म के जो इंक्वायरी पैनल हैं आप उनको गठित क्यों करते हैं? और मुझे लगता है कि गठित इसलिए करते हैं कि आवाम की जो अटेंशन है वो रियल इशू से कैसे डाइवर्ट की जाए। इनको मालूम है लोगों की याददाश्त बहुत कम है। और आप देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने शुरू में कही कि जो शख्स जिसकी सुपरवाइजरी ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी है 24/7 यात्रा कैसे स्मूथ हो, यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिले या ना मिले, वो थे रमेश कुमार, आईएएस अधिकारी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे यात्रा के। जब आपको मालूम है कि आज 31 दिसंबर की रात है, आपने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि इतने यात्री जो हैं वो एट ए टाइम भवन की तरफ छोड़े जाएंगे, ये चूक कैसे हो गई आजाद भाई, और किसकी गफलत की वजह से हुई? आप मुझे बताइए कि क्या जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ये जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं, ये क्या सिर्फ सुविधाएं एंजॉय करने के लिए बनाए गए हैं क्या? इनकी क्या ड्यूटी बनती थी? आप देखिए, जो लोग नए साल को नए साल की शुरुआत माता के दर्शनों से करना चाहते थे, उनको अपने प्राण देने पड़े माता के चरणों में। तो मैं यही चीज कहता हूं कि सबसे बड़ा मजाक जो हम लोगों के साथ हुआ कि जब रीशफल हुआ, जब डॉक्टर राघव लंगर जैसे ऑफिसर, जिनको सभी कह रहे थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू में, उनको ट्रांसफर किया गया और उनकी जगह रमेश कुमार जी को उठा के लगा दिया गया। तो वो इंक्वायरी पैनल कहां गया? वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहां चली गई? और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे आजाद भाई, हमारे बहुत से भाई हैं, मेरे करीबी भी हैं, जो बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि धर्म की राजनीति करते हैं, जिनकी बहुत सारी शॉप्स हैं धर्म के नाम के ऊपर। वो मेरे भाई खामोश क्यों है? मेरे भाई, मैं बार बार उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज कहते हैं, मेरे भी कुछ भाई कहते हैं कि इस्लाम धर्म खतरे में है, कोई कहता है हिंदू धर्म खतरे में है। आप मुझे बताइए, वैष्णो देवी के दरबार के बाद और कौन सा उच्च दरबार है हमारे भारत में, स्वाय तिरुपति बाला, जहां सबसे बड़ी चढ़तल होती है? हमारे भाई लोग भी खामोश। और रमेश कुमार जी जो हैं वो इस वक्त हमारे जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ, लेकिन मुझे दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं वहां पे पर्सन्स विद इम्पेकेबल इंटेग्रिटी जो है उनको वहां पे पोस्ट किया जाना चाहिए। जो शख्स जिसके खिलाफ, जो कि सुपरवाइजरी ऑफिसर था श्राइन बोर्ड का, 12 मासूम लोगों की जान चली गई, 100 के करीब लोग घायल हुए, 3 मेंबरी पैनल का गठन किया गया, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट कहीं पे नहीं है, और एलजी साहब ने रीशफल में उनको डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट पे तैनात कर दिया। तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो एलजी साहब से यही सवाल कर रहे हैं, इज इट द रिजॉल्व ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन टू प्रोवाइड ए नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन? आजाद भाई, मुझे यही कहना है। थैंक यू शकील साहब, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अगर जो आपने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि मैन विद इम्पेकेबल इंटेग्रिटी सेंसिटिव पोस्ट पे पोस्टेड होने चाहिए, तो बेसिकली उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे दिल्ली में है, क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत ही ऐसी की कि जो 2 एडवाइजर पोस्ट किए, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में सारी दुनिया जानती थी। फिर जब एलजी साहब को उन्होंने यहाँ पे भेजा, मुर्मू साहब को हटाने के बाद, तो शायद से उनको कहा कि भैया ये जो इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए। और उसकी आपने देख ली कि जो भी टेंटेड ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे प्राइम पोस्टिंग पे आ गए। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ी चर्चा है कि
जम्मू कश्मीर में एलजी साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व करने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ गाजीपुर के लोगों को सर्व करने के लिए आए। और बसों की बसें भर के जो लोगों की हैं वो गाजीपुर से आती हैं। और हमारे जो भी वैष्णो देवी में लोग लगे हुए हैं उनके पास एक ही उनको इंस्ट्रक्शन है कि भैया जो भी लिखेगा विलेज फलाना रेजिडेंट ऑफ गाजीपुर, तो उसको वहां पे आरती के दर्शन होने चाहिए। तो जितनी भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, वो भाई भतीजा ससुर जीजा चाचा मामा भांजा उनके पास ही जा रही है। और आपको मालूम ही होगा पिछली बार भी हमने बात की थी कि 2018 के एक आईएएस अफसर, उनको एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर में सौंपा गया है। उनके साथ के जो आईएएस अफसर्स हैं वो दूसरी स्टेट्स में एसडीएम की पोस्ट पे काम कर। तो यहाँ पे जो एलजी साहब हैं वो शायद लगता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले नहीं, सिर्फ गाजीपुर के लोगों को यहाँ पे मतलब कि एडजस्ट करने के लिए और उनको यहाँ पे मतलब क्योंकि धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पे सैर सपाटे के लिए भेज रहे हैं। और ये जो ऑफिसर्स ऑफ क्या कह रहे हैं डिस्प्यूटेबल इंटेग्रिटी, उनको लगा के वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल मलियामेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर रिसेंट कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात हो रही थी कि यहाँ से दावे किए जा रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को ला रहे हैं, कोई लुल्लू ग्रुप आ रहा है, कोई फुल्लू ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो रहा है, तो शायद इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर से 75 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा जनरेटर्स का यहाँ पे यूनिट था वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी क्लोज होने वाली है। तो इसी बात पे मैं राजन जी से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ गाजीपुर के लोगों की सेवा की जाएगी या जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? थैंक यू आजाद भाई। गुड आफ्टरनून शेख शकील भाई। बहुत सही बात बोली शकील साहब ने, और आपने भी जो चीज़ें हाईलाइट की हैं मैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड अप करूँगा। ये श्राइन बोर्ड जो हमारा है बनाया गया, जगमोहन साहब जी ने बनाया था, इसका पर्पस यही था कि जो अनार्किक सिचुएशन थी एट दैट टाइम, फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन चीज़ों को प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। और एक बड़ा एक ये हिस्टोरिक डिसीजन था जो कहीं भी ये ले नहीं पाए। लेकिन जेएंडके में वो जम्मू में ये पहला एक आप कह सकते हो कि रिलीजियस प्लेस था, इंस्टीट्यूशन थी, जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और उसको प्रॉपर एक चैनलाइज किया। और चैनलाइज ऐसा किया कि आपका पैसा बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं होता। और समटाइम्स इवन श्राइन बोर्ड आपका गवर्नमेंट को भी पैसा एज ए सपोर्ट, एज ए लोन टाइम टू टाइम देता रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप आए दिन जो न्यूज़पेपर में देखते हैं ओवर द ईयर्स, जो पब्लिक डोमेन में बातें होती हैं कि ये पोस्ट, ये श्राइन बोर्ड आज की डेट में एक मनी मिंटिंग का प्रोसेस बन चुका है। आप देखिए पीछे 5-6 साल पहले एक ये न्यूज़ थी कि यहाँ सोना ही नकली चढ़ता है, 40% या 60% सोना ही बीच में जो चढ़ाया गया है नकली सोना। जो अब उसको किसने वेरीफाई किया, कैसे वेरीफाई हुआ, क्या हुआ, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। फिर 200-300 करोड़ का एक हमने नारायणा हॉस्पिटल बनाया यहाँ पे, उसका पर्पस क्या है? पीछे कोविड में आपने देखा ही, जो पब्लिक है उसके लिए वो क्लोज्ड है, और जो आपका वीआईपीज हैं उनके लिए वो रेस्ट रूम बना हुआ है। मोर रिसेंटली अभी कहीं रोहतक से या किसी ने एक वीडियो शेयर किया था कि ऊपर उसके पैर में भवन में मोच आई, उसको रिकमेंड किया नारायणा हॉस्पिटल, वहाँ वो लेके गए उसको, और उसको कहते हैं जी आपका तो पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसमें नट बोल्ट पड़ेंगे। तो और उसकी कॉस्ट आप चिंता मत करिए, उसकी कॉस्ट आप श्राइन बोर्ड बियर करेगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप सिर्फ यस करिए, नट बोल्ट और एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो अब लड़का था 27-28 साल का,
तो वो घर वाले नहीं माने, वो चले गए अपने हरियाणा, वहां जाके चेकअप कराया, इट वाज अ सिंपल। तो कहने का ये पर्पस है कि टाइम टू टाइम ये जो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर, कौन है वो लोग जो इस तरीके की चीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब नारायणा हॉस्पिटल के साथ है, उसको एक गारंटेड मनी एश्योर्ड है कि आपको हाँ साल में इतने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर उसमें कुछ कम होता है तो वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे करेगा। क्या वो पब्लिक डोमेन में चीजें शेयर की गई हैं? अभी तक नहीं की गई। कितना पैसा आज तक नारायणा को जा चुका है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है, क्या पर्पस है, ये सारी चीजें जब आप पूरी इन रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो एक ही चीज समझ में आती है कि प्रोसेस जो चल रहा है, लूटो इंडिया लूटो, हर तरीके से लूटो, दाएं से लूटो बाएं से लूटो, आई एम सेफ आई प्ले सेफ, ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें बड़ा मैं एचएमओ में जो भी अधिकारी बैठे हैं, स्पेशली जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने कम से कम एक स्पैनर तो लगाया है, एक मैसेज किया है कि 15 दिन में जिस आदमी को एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दी जा रही है उसको उन्होंने डायरेक्ट दिल्ली से ऑर्डर करके मिजोरम भेज दिया है। तो मेरा क्वेश्चन जो पहली बार था, पहले हमारे एपिसोड में था, मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ, ये सारा प्रोसेस क्या इंडिकेट करता है कि पहले जो ट्रांसफर हुई उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, या जो सेकंड ट्रांसफर हुई है उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं? ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, J&K एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव प्लेस है, पूरे वर्ल्ड की नजर रहती है, आप लोग इसको लॉफिंग स्टॉक मॉकिंग स्टॉक क्यों बनाना चाहते हो? और ये सारी जो चीजें हैं वो एक ही तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं कि आप एक ऑर्डर निकालते हो, किसी, मैं अब स्पेसिफिकली नाम भी नहीं लूंगा या ले भी लूंगा तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता है, ये रिपीटेडली हो रहा है कि आप किसी भी अधिकारी का एक ट्रांसफर ऑर्डर निकालते हो, विद इन 3-4 डेज आपको वो इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, यू टर्न होता है, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब किसके इशारे पे होता है, क्यों होता है, ये दिस इज नॉट ए वे टू गवर्न ए प्लेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी बातें एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं, या तो मनोज सिन्हा साहब की पकड़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पे, इट इज एज सिंपल एज दैट, उनको पता ही नहीं है कि उनके नीचे हो क्या रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। और मैंने पहली चीज ही पर यही चीज बोली थी कि 3-3 डीसी 4-4 डीसी एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट में आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो ये कौन सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, कौन सी टीम है जो ये सब कर रही है? मोहरे बदले जा रहे हैं, जैसे शकील साहब ने बोला, जब इंक्वायरी बिठाई गई, शालीन काबरा साहब थे GAD के कमिश्नर सेक्रेटरी, डिवकॉम थे राघव लंगर जी, और मैं बड़ा स्पेसिफिकली इसमें बोलूंगा, राघव लंगर जी डिवकॉम के ऑफिस से इवन न्यूज़पेपर में ये निकाली गई थी, न्यूज आई थी, एडवर्टाइजमेंट आई थी कि किसी को अगर कुछ कहना है, कोई टेस्टिमनी देनी है, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, मेल ID दी गई, आप यहाँ पे भेजिए। डिवकॉम साहब भी चेंज हो गए, गैड के कमिश्नर सेक्रेटरी भी चेंज हो गए, अब एक IG साहब हैं जो हमारे मेरे ख्याल वो फेविकोल के जोड़ से जुड़े हुए हैं, तो उनको हटाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो बाकी तो मोहरे चेंज हो गए हैं। और इस सारी बात में जो बात उस टाइम भी आई थी कि कटरा में क्या हुआ, वैष्णो देवी भवन पे कोई लाठी चार्ज हुआ, क्या हुआ, तो वी कैन वेरी वेल गेस के कल्प्रिट कौन है। लेकिन क्या पब्लिक को यह जानने का हक नहीं है? अगर आप 15-15 दिन में कमिश्नर सेक्रेटरी रहेंगे, मेरे ख्याल शॉर्टेस्ट स्टे होगा किसी भी कमिश्नर सेक्रेटरी का किसी भी डिपार्टमेंट में 15 डेज, आप 15 डेज में कमिश्नर सेक्रेटरी को चेंज कर रहे हैं, पब्लिक को यह जानने का हक नहीं है क्या कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये कौन लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, और HMO को PMO को डायरेक्ट इंटरवेंशन क्यों करनी पड़ रही? तो अगर ये कल्प्रिट्स हमारे यहाँ ही हैं, मैं फिर वही चीज बोलूंगा, वी आर थैंकफुल टू HMO जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्मोएट रिवर्स गियर में लगाया है। आगे तो बाहर से आ रहे थे, ये पहला इंस्टांस है जहां से हमारे यहाँ से गए। तो
ये हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते थे, एडमिट लगाओ, इवन डैनिक्स लगाओ यहाँ पे, केएस वाली लॉबी भी, केपीएस वाली लॉबी भी। हमारे पास पूल ऑफ गुड ऑफिसर्स है। और एक 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 जर्नल सी बात है कि हम स्टेट में ही क्यों बंधे रहते हैं? वाई? अगर हमारे आईएएस ऑफिसर इतने काबिल हैं, 22-29 स्टेट्स हैं हमारी, आप 2-2 साल का टेन्योर रखो, उनको आप मौका ही क्यों देते हो कि वो अपनी जड़ें बिछाएं, यहाँ पैर बिछाएं किसी भी स्टेट में? मैं ये नहीं कि जेएंडके की स्पेसिफिक बोलता हूँ, रिफॉर्म्स आर लॉन्ग ड्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का अगर है तो वो रिफॉर्म नहीं होते हैं, ये बड़ी एक जग जाहिर सी बात है। अदरवाइज एचएमओ साहब को इसका इमीडिएटली लेना चाहिए। और बहुत से ऐसे और हैं, जैसे बड़े स्पेसिफिकली ये है कि इंक्वायरी पेंडिंग है, आप सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, वो एक सिंपल सी बात है। तो इधर तो सीजर ही अंडर सस्पिशन है, तो वाइफ की तो बात ही छोड़िए। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में और गवर्नेंस में नहीं चलती। हाँ, ऑटोक्रेसी या अनार्की में आप कुछ भी कर लीजिए तो एक अलग बात है। तो बड़ा स्पेसिफिकली चीज है। आजाद भाई, आप इसको आगे कैरी कीजिए प्लीज। राजन जी ने एक बात कही कि ऑटोक्रेसी और अनार्की में ये बात, तो आपको एक रिसेंट याद होगा कि एलजी साहब पिस्ते बादाम खा रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बेचारा एक हमारा छोटा मोटा जर्नलिस्ट जो था, उसने एक सवाल पूछ लिया वैष्णो देवी के ऊपर। तो उसने कहा भैया आपका उसमें क्या लेना देना है? जो एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है हिंदूज की, 100 करोड़ जनता जिसमें श्रद्धा रखती है, वर्ल्ड ओवर से लोग जहाँ पे आते हैं, उसके बारे में एलजी साहब ने कहा कि भैया आप तो सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरा, किसी ने उनसे एक बार नेजे खाते हुए सवाल पूछ लिया, क्योंकि शायद पिस्ते बादाम काजू नेजे पहली बार ही जिंदगी में, वो भी जम्मू कश्मीर में आके मुयसर हो रहे हैं। तो उसने एक सवाल पूछ लिया कि भैया वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो उसने कहा भैया तूने फार्म भरा है? तो यहाँ पे तो अनार्की और एरिस्टोक्रेसी ही है फिलहाल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहब रहे और हमारे प्रधानमंत्री के बहुत पर्सनल फ्रेंड हैं, जिनके राज्यसभा पे रिटायर होने पे वो जार पार्लियामेंट में रोए। उनकी एक कोट थी, करप्ट आर इनएफिशिएंट। और लगता है कि प्रधानमंत्री साहब ने एलजी साहब को यहाँ पे भेजने से पहले अपने उस मित्र के साथ एक मुलाकात करवाई होगी, और उन्होंने उनको ये एक गुरु मंत्र दे दिया कि भैया जम्मू कश्मीर में जाना है तो करप्ट आर एफिशिएंट, ठीक है ना? तो करप्ट आर एफिशिएंट, तो एक यहाँ पे मतलब 2 सालों में एलजी साहब जो है, मतलब कि हमारी जो जनता की यहाँ पे लोगों की बातें चलती हैं कि उनका फोकस 2 ही चीजों पे, एक तो भैया ये जो लिकर का ट्रेड है ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, दूसरा जो माइनिंग का ट्रेड है ये भी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे तो हमें रमेश कुमार, नवीन चौधरी, ऐसे ही लोगों के दर्शन यहाँ पे 2 सालों में हो रहे हैं। तो शेख शकील साहब, क्या लगता है कि ये गुरु मंत्र जो है करप्ट आर एफिशिएंट, अपने एलजी साहब इसी को गुरु मंत्र बना के चल रहे हैं? आजाद भाई, कुछ निशानियां होती हैं जहां से आप किसी भी सरकार का, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग है, आप उसे वाकिफ हो सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख रही है कि जितना भी टेंटेड ऑफिसर होगा या कितना भी टेंटेड ब्यूरोक्रेट होगा, वो उतना ही प्राइम पोजीशन पे उसको बिठाया जाता है। पता नहीं, एक तरफ से हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का ताज हैं, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सबसे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे पोस्ट होने चाहिए। मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि बसीर खान साहब को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर में थे, तो हाई कोर्ट में हमने गुहार लगाई थी कि कैपिटल सिटी में तो एक अच्छी और साफ छवि वाला आदमी डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए। जम्मू का डीसी और श्रीनगर का डीसी, एटलीस्ट ये कैपिटल सिटीज हैं, यहाँ तो साफ सुथरा डीसी होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने रिमूव किया था
वसीर खान साहब को और सरकार को कहा था कि ही इज फेसिंग सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन गुलमर्ग लैंड स्कैम, तो इनको शिफ्ट कीजिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार को इतनी पीड़ा हो गई थी उस जजमेंट की कि सुप्रीम कोर्ट चले, और सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी डिसमिस हुई तो फिर शिफ्ट किया था। और मैंने आपसे पहले भी इशारा किया, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं केस का टाइटल भी बताऊंगा, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में जो यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी थे जिनको तैनात किया गया था, उनके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरीज चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका की गई कि भाई चीफ सेक्रेटरी तो हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है, तो भाई यूपी जैसा, जो कि यूपी को हम कहते हैं कि यूपी से होके भारत की पार्लियामेंट में रास्ता जाता है, आप समझ लीजिए, तो यूपी का चीफ सेक्रेटरी जो है वो कितना, कैसी छवि का होना चाहिए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं, नाजुक जो पोजीशंस हैं, वहां पे पर्सन्स विद इम्पेकेबल इंटेग्रिटी और साफ छवि के लोग होने चाहिए। अब आप देख लीजिए, कल हमें ये पता चला कि 10 लोग जो हैं रामबन में खूनी नाला में, आपको पता है हमारे वर्कर्स की डेथ हो गई। और आजाद भाई, मैं आज पढ़ रहा था कि केंद्रीय सरकार ने एक 3 मेंबरी पैनल अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या काजिज थे, कौन कल्प्रिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की अब यही विलंबना रह गई है कि यहाँ पे वाकयात होते जाएंगे और हमारे साथ इसी तरह मजाक किया जाएगा जिस तरह श्राइन बोर्ड के मामले में किया गया, और जिस तरह से तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी वाकया हो जाए, हाँ जी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया गया। कभी आपने सुना कि किसी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऊपर बाद में एक्शन हुआ या किसी को गिल्टी करार दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये सब एक आई वाश है। और एलजी साहब एक पत्रकार को ये कहते हैं कि आप क्यों ये सवाल पूछना चाहते हैं, रहने दीजिए सवाल को। आप देखिए कितनी ताकत है उनके अंदर। वो तो, हम तो सुनते थे कि भाई जहांगीरी इंसाफ के बारे में सुनते थे, आज हम, वो दूसरी बात है कि हम मुगलों को भी गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन आखिरकार उस वक्त भी तो कोई इंसाफ था किसी आम आदमी के साथ। हमारे हिस्टोरिकल होली प्लेस में इतनी अनहोनी घटना होती है और गवर्नर साहब रोज कहते हैं किसी न किसी अपने एड्रेस में कि जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ स्थापित करना उनकी सबसे बड़ा दायित्व है। आप 3 मेंबरी पैनल का गठन करते हैं और 7 दिन के अंदर कहते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मैं भारतवर्ष के लोगों को बताऊंगा, हम अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे। आज 5 महीने हो गए आजाद भाई, हम क्या तवक्को करें एलजी साहब से, आप मुझे बताइए। और आप देखिए अभी और हमारे जब ये रोशनी स्कैम हुआ, हमारे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की बैकयार्ड में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं रोशनी लैंड स्कैम में, जिनके नाम भी आए, जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी मांगी गई, नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती की सरकार में चीफ मिनिस्टर के लेवल पे ही प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिक्लाइन हो गई, जबकि वो फाइलें डीओपीटी में जानी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। क्या किसी ने पूछा उस वक्त कि भाई जाब्ते के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो भारतीय सरकार ने देनी है। लेकिन ये वही बाबू थे जो अपने एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए मुख्यमंत्री के पास गए और वहीं से इस प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिक्लाइन करवा दी। और आज वो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं नाम लूंगा वो नाराज हो जाएंगे और डिफेमेशन करेंगे मेरे ऊपर।
फिर कहते हैं जी ये ब्लैकमेलर है जी, ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमें काम नहीं करने देते। भाई साहब, आपने तो महबूबा जी से ही प्रोसिक्यूशन डिक्लाइन करवा ली, तो ब्लैकमेल किसने किया मेरे भाई? और दूसरी बात, आजाद भाई मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आर्म्स लाइसेंस स्कैम हुआ। राजस्थान एटीएस ने कहा कि भैया आपकी बंदूकें जो हैं, जो लाइसेंस किश्तवाड़ से इशू हुए, कुपवाड़ा से इशू हुए, वो लोग राजस्थान में पकड़े गए, बॉम्बे में पकड़े गए, गुजरात में पकड़े गए। आज उन आईएएस ऑफिसर्स की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की फाइल, जो कि सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दीजिए, 7 अप्रैल 2021 से डीओपीटी में फाइल पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए आजाद भाई, क्या मजबूरी है डीओपीटी की और भारतीय सरकार की? वो इन लाडले बच्चों की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्यों नहीं देती? जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कह दिया एक सिग्निफिकेंट जजमेंट में, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये मैं नाम इसलिए लेता हूं कि किसी को ये ना लगे कि शकील अहमद गप्पे मारता है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में तय कर दिया कि अगर 60 दिन के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन नहीं देगी तो वो डीम्ड सैंक्शन है। अब आप खुद ही बताइए, 7 अप्रैल 2021 को सैंक्शन मांगी गई है भारतीय सरकार से। हमारे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं एलजी मनोज सिन्हा जी की टीम में, और चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता साहब की टीम में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो जब हम ये बातें करते हैं और फिर उसके बाद जब मैं इसको को रिलेट करता हूं अमित शाह जी की 5 अगस्त 2019 की तकरीर के साथ, जब उन्होंने थंपिंग डेस्क के साथ ये बोला कि हम यूटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है और जम्मू कश्मीर में उलगाववाद है। तो मैं अपने आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से यही इस्तदा करना चाहता हूं, विद ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, कि अमित शाह जी अपने लफ्जों को प्रैक्टिकल शेप दीजिए। यहां पे क्या चल रहा है, मुझे लगता है शायद दिल्ली पहुंच नहीं रहा। अगर दिल्ली पहुंच रहा है तो फिर एक्शन होना चाहिए। आजाद भाई, यहां पे ट्रांसफर इंडस्ट्री की बात की गई, कहा गया कि जो प्री मैच्योर ट्रांसफर्स हैं उसके बारे में डिटेल मांगी गई, लेकिन जो सिलसिला भी चल रहा है ट्रांसफर इंडस्ट्री का, आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपने देखा कि फाइनेंस सेक्रेटरी को प्रीमैच्योरली ट्रांसफर किया गया। क्यों किया गया, कारण क्या है, हमें तो पता ही नहीं चला। और आपने सही कहा कि हमें जानने का उतना हक है जितना ये कहेंगे। अगर हम ज्यादा जानना चाहेंगे तो फिर अब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारी नेशनलिटी भी अंडर क्लाउड आ जाए। जी जी। तो क्या मुझे लगता है कि सिलेक्टेड डिस्क्लोजर्स हमने करने हैं। जब हम रूलिंग पार्टी के लोगों की भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं तो उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी हो जाती। क्यों ऐसी बात क्यों? एमुनिशन डिपो के साथ कंस्ट्रक्शन की 3 साल भारतीय सेना डिविजनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कहती रही काम रुकवाइए। भारतीय सेना के कहने के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और खसरा गिरदावरी में नाम ले लेके मैंने बताया, सर्टिफाइड कॉपी कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन गुप्ता, खसरा नंबर 1789, गांव कैंक, तहसील भलवाल। तो जब पकड़े गए कहते ये मैं हूं ही नहीं, अगर हूं भी तो अनाथालय को दे दीजिए। ये मजाक क्या हो रहा है मुझे बताइए आजाद भाई, ये क्या मजाक है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ? क्या हमें स्टेट से जो डाउनग्रेड किया गया, हमारे कौन से गुनाहों की जो सजा है आजाद भाई जो हमें दी गई?
देखिए, हमारे यहाँ पे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो एक स्लोगन उसका आता है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा विजय होती। तो आजकल जब हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं या एलजी साहब के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो एक स्लोगन है कि हम छुपाते हैं बताते हैं। जम्मू डिवीजन में पिछले काफी समय से ब्लास्ट हो रहे हैं, लो इंटेंसिटी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और सरकार ने एक नया उसका वर्ड निकाला, मिस्टीरियस ब्लास्ट। उधमपुर में ब्लास्ट हुआ सब्जी मंडी में, तो उन्होंने कहा जी सिलेंडर फट गया। बाद में पता चला भैया सिलेंडर सब्जी मंडी में कहाँ पे आएगा। वैष्णो देवी में एक बस में ब्लास्ट हो गया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बस में आग लग गई। बाद में जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि भैया ये बस में आग नहीं लगी, ये हमने किया है, तो फिर इनको मानना पड़ा कि हमने ये ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा आप राजौरी में देखें, कोतरंका में काफी सारे ब्लास्ट हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए। संजय नगर में भी ब्लास्ट हो गया और इन्होंने कहा कि ये मिस्टीरियस ब्लास्ट हो गया। राजीव गांधी जी ने एक बात कही कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारे महान व्यक्ति हैं, उन्होंने शायद फेविकोल का जोड़ लगाया हुआ है, तो उनके बारे में कहना है कि उनकी कमिटमेंट एक ही है एलजी के साथ, एलजी साहब के साथ, कि भैया आपने यहाँ पे लिक्कर के ट्रेड को जो है उसको तरीके से चलवाना है। उनको कभी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए एलजी साहब के पास कि लिक्कर वाले को किसी ने तंग कर दिया। और उसी सिलसिले में शायद आपने कहा कि प्री मेच्योर ट्रांसफर होगी, तो हमारे एक्साइज कमिश्नर साहब की भी ट्रांसफर होगी कि इस बार जो लिक्कर माफिया था उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी कड़ी चोट की कि भैया ये पैसे जो तुम लगाते हो सीडीआर, इसका बैंक अकाउंट बताओ, तो वो सभी एक ही अकाउंट से शायद सीडीआर बनी। तो ये हम छुपाते हैं बताते नहीं, और मेरी मर्जी, हम जो चाहते हैं वही करते हैं, चाहे चोर होगा, उचक्का होगा, बदमाश होगा, गुंडा होगा, हम तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पोजीशन पे लगाएंगे। तो ऐसे हालात में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फर्स्ट टाइम इंटरवेंशन की है कि एलजी साहब के एक आदेश को उन्होंने 15 दिन के अंदर यहाँ पे, तो क्या राजन जी लगता है कि होम मिनिस्टर साहब फर्दर इंटरवेंशन करेंगे? क्योंकि हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सुधर नहीं रहे, ना जम्मू में ना कश्मीर में, और लोग त्रस्त हैं। आप देखिए, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आउटेज हो गई, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। भैया आपने बिजली क्यों नहीं खरीदी, किसी को नहीं पूछा। तो ये मेरी मर्जी जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब या अमित शाह साहब, ये कब तक एलजी साहब की यहाँ पे मेरी मर्जी चलने दें? देखें, उसमें बड़ी चीजें अगर आप ब्रॉडर कैनवास पे देखेंगे तो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। जैसे आपने ही बोला, कटरा में ब्लास्ट हुआ, बस में 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताऊं, 3 गाजीपुर से ही थे। वो मैंने कहा कि आपको गाजीपुर की आजकल बहुत ठीक है, दर्शन होते हैं। 3 गाजीपुर से ही थे, एक शायद बेचारी लेडी कटरा की थी। कटरा की थी। फर्स्ट ऑर्डर वाज डिनायल, समबॉडी पुट इट अप इन सोशल मीडिया कि ये नहीं है, 2 ब्लास्ट हैं, आई विटनेस आए। उसके बाद पुलिस मीडिया सेंटर ने जो जवाब वहां डाला कि फॉर्सैनिक टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, एज सून एज वी कंक्लूड वी विल मेक इट पब्लिक। वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ कि फॉर्सैनिक एक्सपर्ट्स ने क्या डिराइव किया। वो भी छोड़ो, अभी शकील भाई ने ये जो टनल कोलैप्स हुई इसका बताया कि 10 आदमी मर गए, एक कमेटी बनाई है। तो शकील भाई, उसका जवाब पहले ही आ चुका है। जो एसएसपी आपके रामबन की हैं मैडम, मोहिता मैम, शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि टनल कोलैप्स नहीं हुई है, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है जो टनल के मुहाने पे आके लगा है, तो उस वजह से ये नीचे काम हो गया है। तो मतलब टनल वाले तो सिक्योर हो गए, टनल वाले कॉन्ट्रैक्टर सिक्योर हो गया। सिक्योर है। ठीक। आई एम सेफ, आई प्ले सेफ, गेम इज सेफ। तो कहने का ये मतलब है, आप लोगों ने तो मौका बना दी है। रूल ऑफ लॉ आप बोलते हो, रूल ऑफ लॉ चलता है, डिले हो जाए जस्टिस, लेकिन जस्टिस होना चाहिए। बट जस्टिस डिलेज इज
नो जस्टिस। कहने का ये है कि आप बाकी चीजों को भी देखिए। आप मैं उसमें थोड़ा सा, अब ये हटके है थोड़ी सी चीज, कि प्रधानमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कल पेट्रोल डीजल कम किए हैं, 10 रुपए 9 रुपए हमारे कम हुए। और कल ही हमारे फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने मिल्क की, दूध की कीमत 15 रुपए पर लीटर बढ़ा दी है, और दही की शायद वो भी 20 रुपए बढ़ा दी है। वन गो, इट इज नॉट क्वेश्चन के आप 1 रुपए 2 रुपए, 15 रुपए इन वन गो, 20 रुपए इन वन गो, पनीर शायद 30 रुपए इन वन गो। आप करना क्या चाहते हैं? शायद लगता है कि कुछ दूध वाली फैक्ट्रियां नहीं आ रही हैं। सर अगर आप, फिर वही बात आ जाती है कि डायरेक्टर कौन है, उससे पहले वो टूरिज्म में उनका टेन्योर कितनी देर का रहा है, उससे पहले वो यूथ स्पोर्ट्स में थे, उसमें क्या कारगुजारी थी उनकी। आप जब पूरी हिस्ट्री में जाते हो, ईच एंड एवरी फाइल इज ओपन एंड शट केस। बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एलजी साहब की नज़र में नहीं है, होम मिनिस्टर साहब की नज़र में नहीं है, गैड की नज़र में नहीं है। म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, आप आरटीआई डालते हो, वो कहता है मेरे पास जवाब नहीं है। आप आज का हेडलाइन देख लो, एक्सेलशियर की देख लो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने 10 डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, आप इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हो तो गलत देते हो। सीएजी की रिपोर्ट्स पढ़ो आप, वो ओपनली कहते हैं जी आपके डिपार्टमेंट को लिखा जाता है, जेएंडके एक ऐसी जगह है जहाँ डिपार्टमेंट्स को लिखा जाता है और कोई जवाब, कोई उसका वो आता ही नहीं है। आप इससे बड़ा और ट्रेजेडी क्या होगी? वो पुलिस स्टेशन जल गया, कोठीबाग का ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर जल गया श्रीनगर में। उसके बाद अब एक निकाला जा रहा है जी एवरी जो भी बिल्डिंग है उसका एक फायर ऑडिट किया जाएगा। तो मतलब ये वो पूरी जो बॉलीवुड स्टाइल जो फिल्म चलती है ना कि पुलिस घटना के बाद, दुर्घटना के बाद ही आनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली वही केस है। प्रोएक्टिव कुछ नहीं होगा। जब होगा तो हम नी जर्क रिएक्शन देंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसको वैसे ही हम बता देंगे। तो मन की बात, आवाम की आवाज चलती रहेगी। अब उसको सुन कौन रहा है? वो अपने मन की बात है, अपनी आवाम की आवाज है, वो क्या है गॉड नोज। तो अब इससे ज्यादा और क्या ट्रेजिक पार्ट हम बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, अब ये जनरल जैसे शकील भाई ने बोला था, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला, और हम आएंगे ना, हमें अच्छा लगता है जब देखते हैं पढ़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जी जो लॉ इंडिया में लागू होता था, जो इंडियन पैनल कोड के लॉज थे, वो हमारे यहाँ रणवीर पैनल कोड होता था, वो जेएंडके में लागू नहीं होते थे। कई लॉज थे ऐसे रिपील किए, 80 90 100 150 लॉ वो आज की डेट में जिसको हम बोलते हैं कंडम कर दिए। लेकिन क्या आपको लगता है रूल ऑफ लॉ इंडिया में लगता है? बाकी इंडिया में जो लग रहा है वो जेएंडके में लगता है? आई एम सॉरी टू से। आप जर्नल चीजें पढ़ो, आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ो, आपको लगता है ये तो कोई राजे महाराजे की वो कोई मुगल दरबार चल रहा है। किसका सिर कटेगा, कब कटेगा, क्यों कटेगा, अंदर आने दो, जाना कुछ नहीं है। आप पावर की बात कर रहे हो, 7,275 करोड़ रुपया स्टेट ने देना, और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि एटलीस्ट जेएंडके एक जगह पे टॉप 10 में आ रही है। वो हम 6 नंबर में है शायद, या 4th नंबर में है। टॉप 6 में हमारा नंबर आ रहा है पावर रेवेन्यू के डिफॉल्टर्स में। कब हमारी बिजली स्टेट की काट दी जाए, यूटी की काट दी जाए, कब आपको स्टोन एज में दोबारा जाना पड़े, आपको भी नहीं पता। पावर सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है 6 स्टेट्स यूटीज को, जो लार्जेस्ट डिफॉल्टर हैं डिस्कॉम के या थर्मल पावर, इनके कोल इंडिया लिमिटेड के। कोल इंडिया का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई थर्मल प्लांट तो है नहीं। तो जो पावर जनरेटर के डिस्कॉम्स हैं उनका 7,275 करोड़ रुपया। ये मैंने अभी लास्ट मेरे ख्याल 15 दिन पहले आर्टिकल भी लिखा था। आप वाल्कानो के ऊपर सोए हुए हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फीड कर रही है, मुफ्त में राशन खाओ, मुफ्त में बिजली लो, मुफ्त में पानी लो,
शराब के मतलब ठेके ऐसे खोलोगे हर गली हर मोहल्ले, मुझे तो लगता है कोई एक सर्कुलर निकाल दिया जाए कि एक एक वार्ड में 5-5 ठेके होने ही चाहिए, कारपोरेटर उसी काम में लग जाए। आजकल लाउड स्पीकर हटाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, इस काम की बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे। अपनी गली ठीक होती ही नहीं, अपनी लेन 6-6 साल हो गई है, उसको ठीक नहीं करना है। जो काम उनका नहीं है उसमें वो बैंड बाजा बन जाना है। सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेसिफिक रूलिंग है, रूल ऑफ लॉ आप लगाओ, आपको कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। लॉ इज ऑलरेडी देयर, लॉ को इम्प्लीमेंट किसने करना है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो खुद ही बिगुल बजाना है, खुद ही उसमें नाचना है, खुद ही उसका वीडियो बनाना है, खुद ही वो करना है, लेकिन जो काम करना है वो बिल्कुल नहीं करना। तो नटशल ये है कि मेरी मर्जी, लेकिन वो मर्जी अब कहाँ तक जाती है, उसका लॉस किसको होगा। और जैसा आपने एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या ऊपर ये बातें नहीं जाती, उसमें मैं बड़ी छोटी सी आपको चीज बोलता हूँ कि जेएंड के मात्र 5 एमपी की आपकी सीटें हैं। आप ये मेरे से ले लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो टेररिज्म की ट्रबल है हमारी स्टेट यूटी में, स्टेट में ना हो, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट यूटी, नोबडी इज बॉदर्ड। 5 एमपी किसी खाते में नहीं होते 545 में। हाँ, वो एक बात अलग है, वाजपेयी साहब को उस 5 एमपी की वैल्यू पता है कि 1 एमपी के वोट से वो भी जेएंडके के सरकार गिर गई। टाइम रहते जितनी जल्दी आपको बात समझ आए, बड़ी सी बात है। नहीं आएगी तो पब्लिक सफर कर रही है, ऊपर हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मैं आपको बोल रहा हूँ 15 रुपए पर लीटर वन गो में, आप मुझे बताइए कौन सा डी, आप गवर्नमेंट की सैलरी में भी ले लीजिए, 45 रुपए से आप 60 रुपए दूध का रेट करते हैं, कौन सा डीए है आपका जो इसको कंपनसेट करे? आप किस जगह पे क्या चीज सोच के क्या चीज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, मेरे को शायद अमित शाह जी के पास भी, इसलिए वो भी खामोशी से टाइम पास हो रहा है। 2024 तक देखो, शायद उस वक्त कुछ हलचल होगी कुछ। टिल देन यू एंजॉय द स्टेटस ऑफ यूटी एज इट इज, एज एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। बादाम पिस्ता खाते वो हैं, देखते हम हैं। ठीक है आजाद भाई। तो राजन जी के हिसाब से हालात में कोई सुधार होगा नहीं। यहाँ से बादाम पिस्ता की बोरियां लेके ही लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोरों में भर के लेके जाने का फैशन है। हमारे एक और बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जो 10 किलो सोने के साथ किसी एयरपोर्ट पे पकड़े गए, तो उनका भी हुआ, उनका भी कट गया। लेकिन अमित शाह जी कहाँ कहाँ किसका किसका काटते रहे। दूसरा, इन्होंने, राजन जी ने एक सवाल उठाया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी कोई, कोर्ट्स की कोई बात नहीं सुनी जाती, और जो भी कुछ पॉजिटिव चेंज आनी थी वो आई नहीं। शकील साहब से लास्ट में 2 सवाल पूछूंगा। एक तो हमारी पीएससी अभी डिफंक्ट हो गई, तकरीबन सारे के सारे लोग ही रिटायर हो चुके हैं या एक आधे महीने में रिटायर होने वाले हैं। चेयरमैन साहब नहीं है, मेंबर्स रिटायर हो गए हैं। दूसरा, हर एक यूटी में जो ट्रांसफर इंडस्ट्री की भी आपने एक बात कही थी, पुलिस की ट्रांसफर जो है वो होम डिपार्टमेंट करता है। एक हमारी ही स्टेट है जहाँ पे डीजी साहब जो हैं वो ऑल पावरफुल है, और उनके नीचे फिर जो पुलिस का स्ट्रक्चर है वही ऑल पावरफुल। तो ये ऐसी क्या बात है कि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चेंज होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, जो भी नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए था, करप्शन में हम अगर नंबर 2 थे तो अब यूटी में नंबर 1 है। तो ऐसे हालात में मतलब कि क्या अब अमित शाह जी को डायरेक्ट ही यहाँ पे एलजी बन के आना पड़ेगा? आवाज 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 नहीं आ रही। आजाद भाई, ऐसा है, जब आप किसी शख्स को काफी अरसा के लिए किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे बिठा देंगे, और साथ में डेफिनेटली उससे एक बात तो अया होती है कि जो पीछे बॉसेस हैं वो उनका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय करते हैं।
आपको याद होगा कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में या प्रोविंस में कभी 3.5 या 4 साल के लिए कोई डिवकाम या डीसी रहा हो। जी। लेकिन हमने इस सारे अरसा में ये देखा कि 3.5 साल या 3 साल से ऊपर संजीव वर्मा साहब हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, ठीक है जी। और कितनी अच्छी वो छवि के मालिक हैं मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोकल ऑफिसर हैं, सबको मालूम है, उससे पहले वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे। लेकिन यहाँ पे जो नजरे इनायत है वो बड़ी मैटर करती, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर में कहते हैं सिर्फ कोई 400 या 500 ही अमरी सेब के बाग है, वो पौधे। तो होम मिनिस्ट्री में भी कुछ लोग हैं जिनको अमरी सेब बड़े पसंद है। तो ये जो अमरी सेब यहाँ से जाते हैं और ये जो ड्राई फ्रूट है ना हमारे जम्मू कश्मीर का, कहते हैं ये वर्ल्ड क्लास है। और फिर उसके बाद जो अखरोट की लकड़ी का जो फर्नीचर है, कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा है यहाँ जम्मू कश्मीर। तो ये काफी नजर और न्याज जो है ना वो यहाँ काफी चलती है जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पे संभाविक है। फिर उसके बाद आपको पता है भद्रवा के राजमा, ठीक है। इसी तरह से ना बड़ी बड़ी सौगातें हैं यहाँ पे। और जो बात आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा कि सिचुएशन यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है कि 2016 में खंडपीठ कहता है कि तवी से माइनिंग बैन, तवी से कुछ नहीं निकाला जाएगा रेता बजरी। हाईकोर्ट ने भी कह दिया, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया। और वो ऑर्डर जो है वो सिर्फ हाईकोर्ट की फाइल तक ही महदूद है। आजाद भाई, आप नजारा अगर आपको जम्मू का देखना है तो आप 8 बजे के बाद पोनी चक में खड़े हो जाएं, 4th ब्रिज पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ सिदरा ब्रिज पे भी चले। आप कहेंगे कहां गया खंडपीठ, कहां गया हाईकोर्ट का ऑर्डर। सिचुएशन नॉर्मल। जम्मू कश्मीर में हमने मिलिटेंट खत्म कर दिए, 24 घंटे में मार दिए, ठीक है। तो आजाद भाई, हमारे में इधर डोगरी में कहते हैं अन्नी पिए ते कुत्ती चटे। यहाँ में वो प्रोग्राम चल रहा है, ये मैं आपको साहबा बताऊंगा। यहाँ पे सिलसिला ऐसे ही चलना है। अभी जम्मू कश्मीर के हालात नासाजगार हैं, अभी चुनाव नहीं हो सकते, सबको मालूम है। अटकलें, कभी हमें कहा जाता है, कभी कभी रविंदर रैना जी हमें ख्वाब दिखाते हैं, बस चुनाव आगे लगे हम तैयारी करने। बूथ लेवल की मीटिंगें भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं और बीच में बात चलती है कि अब तो 2024 में चुनाव होंगे। हो क्या रहा है ये आजाद भाई, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या पुलिसिंग हो रही है? क्या आपको नहीं मालूम हमसे छुपा हुआ क्या है यहाँ पे पुलिसिंग का? आप कहते हैं डीजी साहब के पास सारी पावर्स हैं, बिल्कुल है, मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता, डीएसपी लेवल तक तो पावर्स हैं। लेकिन ये वाहिद जम्मू कश्मीर है। आपको मालूम होगा कि एसएसपी ट्रांसफर करता था एसएचओस की, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा कि जो एसएसपी है वो बिना आईजी और इसके ऊपर तक उनकी इजाजत के बिना एसएचओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये राइटिंग में आया था। तो वो किस नाम का एसएसपी है क्या? वो फैसला नहीं कर सकता। और वैसे मैं आपको बताऊं, क्या वाकई एसएसपी फैसला करता है कि पकड़ेंगे में, सतवारी में, अखनूर में कौन एसएचओ होगा, या एसडीपीओ विजयपुर कौन होगा, या एसडीपीओ बख्शीनगर कौन होगा? ये ट्रांसफर कैसे होती हैं? क्या ये इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है? अब मैं बच्चा तो नहीं रहा ना आजाद भाई, 29 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं पढ़ता हूँ ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेख शकील इज ट्रांसफर्ड एंड फलाना बंदा इज कमिंग। आपको क्या ऐसे ही लगता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई का कोई ऐसे लग जाएगा? कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डोडा ऐसे लग जाएगा? रामबन में कोई ऐसे लग जाएगा? और एसएसपी कठुआ ऐसे लग जाएंगे? यहाँ सारी रात माइनिंग चलती है और सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल।
हमें सिर्फ ये देखना है कि कहीं फिदाइन ना एंटर हो जाए, बाकी बोवाइन स्मगलिंग तो कंट्रोल हो गई। रोज हम अखबारों में देख रहे हैं, कोई संडे जो है वो अब बानिहाल से क्रॉस होके कश्मीर नहीं जा रहे। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने कहा था, पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैं पैसे नहीं खाता लेकिन सिर्फ रात को ट्रक टपा देता हूँ ये संडे वाले। कहता यार ये कोई इमोरल थोड़ी, कोई गलत थोड़ी है यार, मैंने किसी को पीटा थोड़ी, कोई टार्चर थोड़ी मैं करता हूँ। कहता यार रात को नाका हमने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दी। तो जात भाई ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसके ऊपर जिस तरह बड़े सारे मामलात में हमारे एलजी साहब भी खामोश हैं। वो कहते हैं क्या जरूरत है, 12 बंदे मर गए श्राइन बोर्ड में, ठीक है उनको 5-5 लाख रुपए दे दिया, 5-5 लाख रुपए कीमत थी उनकी। 10 आदमी परसों खूनी नाला में मर गए, कहानी खत्म हो गई। 3 मेंबरी पैनल बन गया, वो इंक्वायरी कब आनी, क्या होना है, लेकिन लोगों की कंजम्पशन के लिए एफआईआर लग जाएगी, कोई पूछेगा नहीं उस मामले में। लेकिन क्या एक डेमोक्रेसी में जहां इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, बात कैसे आगे बनेगी आप मुझे बताइए। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी, आप मुझे बताइए 2 साल से ज्यादा हो गए आपके एक आईजीपी ट्रैफिक अंडर सस्पेंशन है, क्या जुर्म किया उन्होंने? वैसे मुझे राजीव गांधी भाई जरा टिप्पणी कीजिए। आप मुझे बताइए, ये वही आईजीपी ट्रैफिक है जिसके डर की वजह से रात को 11 बजे भी हम सिग्नल क्रॉस नहीं करते। कौन सा डाका मारा है उस आईजीपी ट्रैफिक ने? कौन से स्कैंडल में वो इन्वॉल्व है? जरा बताइए भारतवर्ष के लोगों को। क्या उसकी थोड़ी सी जुबान अगर तेज है लेकिन पैसे नहीं वो खाता, क्या यही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन? तो मुझे लगता है कि हमारे कुंवर राजीव रंजन जी जिन्होंने लाइसेंस बनाए, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लेटर लिखा कि प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन जो पनिशमेंट है, आप इसको मौका देना चाहिए बहाली का। वो बहाल हो गए, लेकिन बसंत रात बहाल नहीं हो सकता। बड़ा गलत अफसर है वो, बड़ा बदतमीज है, उसको तमीज नहीं है। वो पैसे क्यों नहीं खाता? उसकी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन राजीव गांधी भाई ये है, वो पैसे नहीं खाता। चोर तो चोर कहता है वो, लेकिन वो रीइंस्टेट नहीं। इतना बड़ा जुर्म किया है उसने कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ शायद उसने बोल दिया कुछ ऐसी बात, लेकिन वो रीइंस्टेट नहीं होगा। तो लिहाजा आजाद भाई फैसल उसमें फैसल भी रीइंस्टेट हो सकता है, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसमें मैं 2 चीजें ऐड करूंगा। देखो, सस्पेंशन इज नेवर ए पनिशमेंट। आपको 75% सैलरी मिल रही है। आप इमेजिन करिए किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है, उसको 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो ऑलरेडी विदाउट वर्क। मैं तो कहता हूँ ऐसी सस्पेंशन हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई मांगता है कि मुझे मिले और मैं एंजॉय करूँ। एनीवेज, उसके भी 2 तरीके हैं सर। एडमोट आपके पास है, आप अगर आप रिसेंट ट्रांसफर ऑर्डर देखेंगे तो केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर आपके जेएंडके में आ रहे हैं। तो अगर आप एज ए पनिशमेंट आपने चौधरी साहब को मिजोरम भेज दिया है, बसंत रथ साहब को भी भेज दीजिए। ठीक है, देयर आर वेज। ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी चीज जैसे आजाद भाई ने बोला, ये एक बड़ी विडंबना है हमारी। मैंने पहले भी जो बोला, जो रूल ऑफ लॉ इंडिया में लगता है वो जेएंडके में नहीं लगता। आप देखिए, कहीं भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सर्च करिए कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में जो डीएसपी लेवल की आपकी गेस्टेड पोस्ट का ट्रांसफर ऑर्डर है, वो होम डिपार्टमेंट निकालता है। यू जस्ट चेक इट आउट। एक हमारी जेएंडके में वही स्टेट है जिसका डीएसपी लेवल और गेस्टेड पोस्ट का ट्रांसफर ऑर्डर डीजी साहब निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? आई डोंट नो। तो फिर इस हिसाब से गैड को भी, जो केएस ऑफिसर हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए। लेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद डिवकॉम रिस्पेक्टिव, और जो उसके ऊपर का होगा कमिश्नर सेक्रेटरी का, वो गैड निकाल। तो ऐसा नहीं है। होम मिनिस्टर साहब को, जो भी ऑफिशियल्स हैं, ऑब्वियसली होम मिनिस्टर डायरेक्टली तो नहीं देख रहे, जो होम सेक्रेटरी हैं हमारे, या कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, या डिफेंस सेक्रेटरी हैं, दे मस्ट एंश्योर
जो रूल ऑफ लॉ आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में है वो आपका यहाँ भी लग जाए। तो ये बड़ा स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ डीएसपी वाला, रीजन बीइंग के क्या नाम, ये हमें बहुत से जो हमारे भाई हैं वो बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी रीजन हर किसी को पता है कि ट्रांसफर इंडस्ट्री है, कहाँ से क्या होती है, कैसे होती है। तो एटलीस्ट स्ट्रीमलाइन कोई करना उसको मुश्किल नहीं होता। आपके अगर वर्क फोर्स में 500-700 डीएसपी हैं, उनका पूरी एक एक्सेल शीट बना के पूरा एपीआर आप ले रहे हो, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, तो जजमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर इंटेंट ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, कोई मास्टर स्ट्रोक है, तो फिर उसका तो इलाज किसी के पास भी नहीं है, हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो क्वेश्चन इज द इंटेंट, और शकील वो भाई ने इंटेंट कंप्लीटली मिसिंग है राइट नाउ। शकील भाई ने एक बात कही कि बसंत रथ को क्यों नहीं लगाया जाता। आपने उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खुद ही बताई कि वो पैसा नहीं खाता। अगर पैसा खाया होता, 5-7 अटैचियां कहीं लेके जाता, तो उसकी भी एडजस्टमेंट हो जाती। अब अटैची उसके पास है नहीं, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो बेचारे को अभी सस्पेंशन में, राजीव गांधी वाली बात है कि उनको सस्पेंशन में ही एंजॉय करने दो। खर्चे वैसे भी उनके कम है, दारू नहीं पीते, पैसे नहीं कमाते, सिगरेट नहीं पीते, तो खर्चे कम है। 40-50 हजार में गुजारा करें। सरकारी कोठी तो मिली होगी, 2-4 तामझाम भी आगे पीछे होगा। बाकी अगली बार उनको इंस्ट्रक्शन दे कि भैया जब भी पोस्टिंग मिले तो माल कमाना, ताकि अगर अगर कभी मुसीबत का टाइम आए तो 2-4 अटैचियां आगे भी पहुंचाना। ठीक। तो धन्यवाद। हमारी इस कार्यक्रम के बाद होम मिनिस्टर साहब से यही उम्मीद रहेगी कि वो यहाँ पे हमने जो मुद्दे उठाए उन पे कुछ ध्यान डालेंगे। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के लिए भी टाइम निकालेंगे। हालांकि उनकी प्रायोरिटी लगती नहीं कि जम्मू कश्मीर उनकी प्रायोरिटी है। 3 सालों में हालात बदले नहीं है, बद से बदतर हो रहे हैं। और एलजी साहब को मीटिंग तो वो करते हैं, लेकिन शायद इंस्ट्रक्शन कुछ देते नहीं। तो हम चाहेंगे कि एलजी साहब को भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की इंस्ट्रक्शन दे। धन्यवाद शकील साहब, थैंक यू। राजन जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।